हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब ये थोड़ा खाने पीने से हम अगर शिफ्ट करें, दूसरे तरफ चलें, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कुश्ती के दांव पेच होते हैं उसी ग्राउंड पर क्या रेसलर राजनीति के दांव पेच भी सीख लेते हैं क्या? देखिए, कोई भी खिलाड़ी कभी भी पोडियम पे मेडल नहीं जीतता, वो अभ्यास से मेडल जीतता है। रही बात कुश्ती के दांव पेच की बात कर रहे हैं, पहलवान कौन होता है? पहलवान वो इंसान होता है, पहलवान प्रथम आवान माने हर चीज़ में, जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम वो पहलवान है। तो राजनीति करने का अधिकार जब एक सामान्य इंसान को, तो फिर पहलवान हो क्यों नहीं? मुलायम सिंह यादव जी तो पहलवान थे, वो देश के रक्षा मंत्री बने। हाँ। कुश्ती करते थे। ठीक बात। तो पहलवानों का अगर उनकी इच्छा तो उनको भी करने दो। आप आएंगे राजनीति में? देखो जी, मैं बहुत छोटा हूँ, कद में भी पद में भी, मेरा तो भी मैं क्या बोलूँगा। परमात्मा अगर चाहेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर परमात्मा नहीं चाहेगा तो मैं कैसे आऊँगा? मेरी भी कोई इच्छा है नहीं। मैं कुछ भी बोल जाऊँगा आपको। जैसे आप कुश्ती का पूछ रहे थे, आप विराट कोहली जी का पूछ रहे थे, आप अक्षय कुमार जी का पूछ रहे थे। देखो, मैं किसी के ऊपर राय बनाने वाला कोई नहीं हूँ ना, मैं हो पर सकता। आपने तो कोशिश करके, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें जीत नहीं पाई है, तो मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप राजनीति में आना चाहेंगे? शालिनी जी, मैं तो वो हो गया हूँ जो एक गाँव में जो पहले खेल दिखाते हैं, तंबू लेके आते थे। एक तंबू यहाँ खड़ा कर दिया, दाने अनाज ले लिया, एक तंबू वहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ से अनाज ले लिया। तो जहाँ पे वो रोजी रोटी बनती है जी, जो चीज़ होती है वो कर लेता हूँ। देखो, जो मैं एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या करना। मैं तो हर दिन परमात्मा को वो करता हूँ कि भाई जो आप गाइड करोगे, जो आप लेके जाओगे, मैं कर लूँगा। अगर ऑप्शन मिले तो आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? मैंने राजनीति का सोचा नहीं है जी। देखो, मैं देशभक्त इंसान हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। मेरे लिए जो देश के लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा। जो देश का दोस्त हो, मेरा दोस्त है। कोई ऐसा दिखता है आपको, कोई पार्टी दिखती है? जी, मैंने अभी उस बारे में सोचा नहीं कि पार्टी कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है। पार्टी सब सही होती हैं, वो विचारधारा या इंसानों की चीज़, एक दो इंसान उसको ऊपर नीचे बना देते हैं। जहाँ पे अगर कभी परमात्मा ने चाहा, मुझे मौका मिला, अभी तक तो मेरा दिल है नहीं, क्योंकि मेरे इंडिया में राजनीति तब की जब हाथ पैर चलने बंद हो जाओ, फिर खादी पहन के बोल दो ये करना और वो करना है। ग्राउंड पे तो अभी तक उतने पहुँचे नहीं ना हम, ज़मीनी स्तर पे, कि उतना सही कर सकें। हाँ। तो अभी हम सोच रहे हैं अपना कैरियर बना लूँ, हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा सा और कुछ कर लूँ। क्यों? पहलवान तो बहुत से राजनीति में आ चुके हैं। नहीं, आने दो उनको। मैं तो कह रहा हूँ कि वो भाई हैं, अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, कोई बड़े भी हैं। सो उनका, मेरा मानना ये है ना कि मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना जी, मेरी सोच भी तो एक मैटर करती है ना। चलिए, हम दोबारा आपका पॉडकास्ट करेंगे, अगर कभी आपने भविष्य में विचार बना लिया तो हम इस बारे में सवाल पूछेंगे। लेकिन एक शालिनी जी, मैं फिर भी बात कह रहा हूँ, हाँ। परमात्मा चाहे वो कुछ भी करवा सकता। राजा हरिश्चंद्र, उसको डूम के घर पानी भरना पड़ा था। डूम भी बड़ा निर्दयी था, खाना भी नहीं देता था। जिसके जहाज चलते थे, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं है। समय बहुत बलवान है। 90 लाख की गाड़ी चलाने वाला भी 90 रुपये के मटके में हरिद्वार जाता है। तो वो चाहे कुछ भी कर सकता है जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। समय चाहेगा कि भाई राजनीति करो, राजनीति करेंगे। समय चाहेगा ये करो भैया, यहाँ पे ये कुर्ता निकाल के नाचो, तो नाचना ही पड़ेगा। बहुत से ऑफर अपने जो आपके अपने निजी विचार हैं उसके चलते ठुकराए हैं, इसलिए मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या किसी भी पार्टी से ऑफर मिलेगा तो आप आ जाएंगे? आपको कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला, बीजेपी की तरफ से मुझे ऑफर मिले भी हैं जी। ओहो, ये तो नई बात है। किसने दिया ऑफर? नहीं, मैं ये बताना गलत बात है किसी का। तो आपने ठुकरा दिया, मना कर दिया? क्योंकि जी क्योंकि इंडिया में राजनीति, पहले वो जमाना चला गया कि भाई खादी पहन के जय बोल दो, 40-50 करोड़ रुपए वाइट के आपके अकाउंट में चाहिए, बाकी चीज़ चाहिए। मैं अपने परिवार को देखता हूँ, बाकी चीज़ों को देखता हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ गई किसी को, भाई मैं एक इंसान हूँ जो रोजी रोटी कमाने वाला हूँ, तो मैं वो रिस्क ले नहीं सकता। मैं एक बात बोलता हूँ कि रिस्क या रिग्रेट हुआ तो रिस्क को चुनो। मैं रिस्क लेता हूँ, मगर उसमें मेरी इतनी रुचि नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। अगर आपको एक दिन के लिए खेल मंत्री बना दिया जाए, हमें से बचपन में हमें निबंध लिखने के लिए मिलता था ना कि एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर मुझे एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए, ये पूछो आप।
अच्छा, खेल मंत्री नहीं पूछूं? फिर उस पर भी आऊँगा। ठीक है, आपको अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे जो इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया? एक दिन में वैसे कुछ चीज़ नहीं हो सकती, मगर वो मुझे बना दिया जाए, मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, आरक्षण खत्म कर दूंगा। अच्छा, ये रिजर्वेशन एक ऐसा गुण है, दीमक है जो देश को खा रहा है। 90% वाले बच्चे भटक रहे हैं, 35% वाले नौकरी कर रहे हैं। 35% वाले को डॉक्टर बन गया तो कहीं चीज़ छोड़ेगा पेट में, करेगा क्या? इसमें तिबलिसी गया जॉर्जिया, लेकिन 95% जिसको जॉब नहीं मिली थी वो वहाँ पे डॉक्टरी कर रहा था। तो ये एक ऐसा है कि भाई मैं जाट, दूसरा राजपूत, तीसरा मराठा, चौथा ब्राह्मण, पांचवा वो, हम सब उसके लिए मांगते हैं। अगर आपको आरक्षण देना चाहिए तो आर्थिक आधार पर थोड़ी सी मदद कर सकते हो। रिजर्वेशन देना बहुत खतरनाक है देश के लिए, दीमक की तरह खा रहा है। हमारे में बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है। मैं कहता हूँ कि आरक्षण बंद होना चाहिए। प्रतिभा का और संपन्नता कोई नहीं होता, प्रतिभा का भी सुविधा में होती ही नहीं है। सूर्य के सामने आप दीवार नहीं खींच सकते, टैलेंट हो आगे आके रहेगा। ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। मुझे पता कोई पार्टी खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको चीज़ें आएंगी नहीं, मगर देश के लिए ज़रूरी है ये। मैं 2 मिनट का समय यहाँ पे सर आपका लूँगी। ये मुझे पता नहीं ये क्या एक कोइंसिडेंस है कि मैं जब भी कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू करती हूँ रिजर्वेशन का मुद्दा अपने आप आ जाता है। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। मुझे भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं भी आरक्षण विरोधी हूँ, जो कि मैं हूँ। मेरे विचार भी आप ही की तरह है कि आरक्षण या तो उसे दो जिसे ज़रूरत है, एक ही फैमिली को मिलता जाना साल दर साल मिलता जाना। मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा। नहीं, आरक्षण में यही होता है सर। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी फैमिली का नहीं होता है, आप मुद्दे से नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक फैमिली, जैसे कोई SC ST हैं जिन्हें किसी एक शख्स को मिला आरक्षण, अब उनको स्कूल में भी मिला, उन्हीं को कॉलेज में मिला, उन्हीं को नौकरी में मिला, उन्हीं को प्रमोशन में मिला, अब वो संपन्न हो गए। अब उनका जो बच्चा होगा उसे भी आरक्षण मिलेगा क्योंकि वो सेम कास्ट है, कास्ट के आधार पे मिल रहा है ना आरक्षण तो देश में, अब उसे भी मिलेगा। तो वो बेचारा जिसकी फैमिली में किसी शख्स को कभी आरक्षण नहीं मिला, वो आज भी वैसे ही जी रहा है, और जो अफसर बन गया है उसका बेटा भी आरक्षण ले रहा है। कास्ट के आधार पर मिल रहा है ना देश में तो आरक्षण। देखिए, हमारे देश में आरक्षण के बहुत आधार हैं, जिसमें कास्टिज्म भी है, रिलीजन भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि जो तभी प्रतिभाएं आगे आ पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो मेरे 35% नंबर हैं, मार्क्स में लेके आया हूँ, हाँ। आप 80% लेके आए हो, हम सेम जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप मेरे से हर मामले में बेहतर हो, नॉलेज में, एजुकेशन में, हर चीज़ में, और वो रिजर्वेशन के कारण वो जॉब मुझे मिल जाती है, तो बताइए मैं उसके साथ इतना न्याय कर पाऊँगा? मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँगा? होगा? तो भाई इसमें ना कोई ट्रोल होने वाली बात है, ना बाकी चीज़ें बात है। सब हमारे भाई बहन हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा देश है। हम तो वो है ना, उस संस्कृति से हैं कि भाई सर्वे बंतु सुखी ना, सर्वे संतु निरामया। हाँ, तो भाई हम तो पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, तो बात उसकी नहीं है, मगर ये देश के लिए बात चली है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपने बोला स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाए, हाँ। तो मैं स्पोर्ट्स की ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊंगा। अभी तक जो पॉलिसीज़ बन रही थी वो आम इंसान को उतना पता नहीं था कि भाई साई क्या थी, बाकी चीज़ें क्या थी। अब स्पोर्ट्स की हालत बहुत अच्छी है अपने देश में फ़िलहाल, तो उसका आम जनमानस को बहुत फ़ायदा मिले मुझे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक स्तर पे आया हूँ। क्योंकि अपने इधर क्या कि फर्स्ट को सब कुछ मिल गया, जो सेकंड आया वो उस चीज़ के लिए वही फाइट कर रहा है, छोटी सी जॉब के लिए, छोटे से उसके लिए, हाँ। छोटे से उसके लिए भरते हुए सब भरते, खाली कोई नहीं भरता। एक इंसान को तो करोड़ों, 100, 200, 500 करोड़ का आदमी हो गया, बाकी वो धर्रा वही थोड़ा वो कर रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज कर दूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। बहुत शानदार। आप मुझे एक चीज़ और बताएं, क्योंकि एक सवाल बहुत उठता है कि भारत में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें और खिलाड़ियों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वो खाली रेसलिंग फेडरेशन में नहीं, हर फेडरेशन का होता है। वो वाद विवाद होते हैं। कई जगह क्या होता है कि खिलाड़ी अच्छे होते हैं, कई जगह फेडरेशन भी अच्छी होती है, ठीक, कई जगह खिलाड़ी भी ठीक है, कई फेडरेशन भी ठीक है। तो वो एक वो बातचीत, तालमेल, या कोई जब हम निज स्वार्थ पे आ जाते हैं ना जी, किसी में भी, चाहे खिलाड़ी हूँ, चाहे मैं फेडरेशन में हूँ, तो कोई ना कोई डिफरेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक परिवार की तरह बैठ के बात सुलझा लो या सारी चीज़ सुलझा लो, तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है।
अब मैं बोलूँगा कि भाई वो फेडरेशन सही नहीं है या खिलाड़ी सही नहीं है, तो गलत है, क्योंकि दोनों अपने अपने आप में वो दोनों ठीक हैं। दोनों ही कहानी सुनी तो दोनों ठीक हैं। अब दोनों क्या फेस कर रहे हैं वो दोनों जाने। मगर मेरा मानना ये कि कहीं ना कहीं ये गैप ऑफ काफ़ी चीज़ों का है, बॉन्डिंग लगाओ या बातचीत लगाओ या कुछ चीज़ लगाओ, जो गैप रह जाता है, जिसके कारण फिर ये डिस्टेंस इतना हो जाता है। पहले हमने जब देखा कि कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर इतने आरोप लगे, खिलाड़ियों ने उत्पीड़न तक का आरोप लगाया, बहुत लंबे समय तक ये मामला फंसा रहा, फिर उन पे और आरोप लगे, सरकार ध्यान नहीं दे रही है ये कहा गया। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी और एक पहलवान के नाते भी आपका वो जो पूरा प्रकरण था उस पर क्या स्टेक है? देखो, जब ये मैटर चल रहा था तो मेरी हालत होती जैसे भीष्म पितामह नहीं, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। वो छोटे बहन भाई हैं, और मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था, मोटिवेशनल स्पीकर भी था 2014-15 में। तो मैंने बृजभूषण जी जैसा मैंने कुश्ती के लिए फ़ायदे के लिए मैंने ऐसा प्रेसिडेंट देखा नहीं। कुश्ती के लिए उसने बहुत काम किया है। और ये सारे छोटे बहन भाई थे, इनकी मैंने ग्रोथ देखी है, ज़मीन से इन्होंने चांद छुआ है। तो मैं तो बहुत हैरान था, हम किसके लिए बोलूँ जब मुझे पूरी पिक्चर नहीं पता, नहीं मैं मैच्योर रेसलिंग से इतने साल से दूर हूँ, मुझे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, तुम किसके बारे में क्या बोलूँ। मैं कुछ भी ऐसे ही ऊट पटांग वायरल होने के लिए बोल दूँ, मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जी। मैं तो एयरपोर्ट पे जो खड़े होते हैं ना जो पेपराजी सारे, मैं तो बोलता हूँ मेरा फोटो मत खींचना भैया। वो मान जाते हैं? कहीं मान जाते, कहीं नहीं मानते। हाँ। मेरा मानना होता है कि जब आप कोई सही चीज़ करो, ये नहीं है पेपराजी कभी मैंने नहीं खड़े किए, मैंने खड़े किए जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा। हाँ। मगर मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ की आपकी नॉलेज ही नहीं है, आपको पूरा पता ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में कमेंट करना नहीं चाहिए। क्या कमेंट करोगे? लेकिन ये वो देश है उस समय, क्योंकि लोगों ने यही कहा कि जहां महिला अगर किसी के ऊपर आरोप लगाए तो जांच होती रहती है, बाद में होती रहती है, पहले उस शख्स की गिरफ्तारी होती है या पहले उस शख्स को पकड़ा जाता है। ये नियम है अगर लॉ के हिसाब से हम बात करें। उस मामले में यही कहा गया कि जब इतने आरोप लग रहे हैं और इतनी महिला खिलाड़ी एक साथ लगा रही हैं, तो फिर सरकार की चुप्पी और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाना वो सवालों के घेरे में था। क्योंकि वो जो आरोप लगाए गए कई साल पहले के आरोप लगाए गए। एक होता है किसी महिला ने, हम यहाँ बैठे, किसी महिला ने आरोप लगा कि भाई हमारे साथ उसने बदतमीजी की, उसमें अभी गिरफ्तारी एकदम होगी। एक कई साल बाद आपने कुछ बोला तो उसकी जांच पड़ताल होगी। दिल्ली पुलिस में कई साल रहा, आई वाज भी दिल्ली पुलिस। अच्छा। तो जांच पड़ताल होगी। संगीन अपराध है, बिल्कुल संगीन अपराध है, होना भी चाहिए अगर ये ऐसा किया है तो, क्योंकि ये तो एक गलत बात है। और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है, फिर कोई इंसान वो हो जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी ने कहीं अपने देशी कानून व्यवस्था क्या है जी, हम यहाँ बैठे हैं, कोई 40-50 हज़ार रुपये दे किसी राज्य में छोटे, उसमें FIR दर्ज करवा देता था। वो बेचारे फिर मीडिया उनका पूरा जनाजा निकालती थी। मैं भी 1-2 बार उसका शिकार हुआ हूँ। फिर जब आप उसमें से बच के बाहर आते हो तो आपकी खबर भी कोई नहीं छापता, आपकी चीज़ भी कोई नहीं करता, तब तक आपके घर वाले, रिश्तेदार, बाकी सब उनके सामने तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कई इंसानों ने ऐसे सुसाइड भी किया है, कईयों ने काफ़ी नहीं किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक गलत का वो कुछ नहीं है। अब भी वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो उस कार्रवाई के बीच में बोलने का ना तो हमारे पास कोई पावर है ना वो चीज़ें हैं। जैसे जो आपने बोला ना गिरफ्तारी का और इस सब का, अगर गिरफ्तारी एट ए टाइम होती, गिरफ्तारी होती है, और फिर वो गिरफ्तारी के लिए आपको ठोस सबूत देने पड़ते हैं कि भाई इस टाइम पे इस जगह पे ये कमरा था, ये जगह थी, ये हॉल था, ये गाड़ी थी, ये फ्लाइट थी, ये सब कुछ था, वो तब गिरफ्तारी होगी आपकी। ये तो पहले जांच पड़ताल तो होगी ना जी। आपको बुलाएंगे, आपको करेंगे, आपको सम्मन भेजेंगे, अगर फिर पुलिस सेटिस्फाई नहीं हो तो गिरफ्तार कर लेगी। आप तो समझते हो ना, सम्मन तो भेजे जाते हैं ना, चाहे कुछ भी करो। बिल्कुल। तो बस अब आप ये किसी ने कुछ बोल दो, आप कहोगे तो अब बाकी आम आदमी तो सुनेगा नहीं, आम आदमी तो समझेगा भी गलत बात है। हाँ। सरकार बचा रही, दूसरा बचा रहा, मगर एक कानून की तो प्रक्रिया है ना जी, प्रक्रिया के तहत सब कुछ होता है ना। बिल्कुल। तो बस अगला सवाल विनेश फोगाट के लिए लेना चाहती हूँ सर। विनेश फोगाट के ऊपर कई आरोप लगे उनके पूरे करियर में, वो चाहे ओलंपिक के समय हो, खिलाड़ियों से उनकी ना बनने के ऊपर हो, ट्रायल्स को लेकर के हो। ये पूरे सिनेरियो में समझना मैं ये चाहती हूँ कि क्या खिलाड़ी राजनीति का शिकार होते हैं या वो खुद उसमें उतरते हैं, क्या रहता है? देखिए, विनेश एक बड़ी पहलवान है, अच्छी खिलाड़ी रही है, और कई बार हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में हम राजनीति का शिकार भी हो जाते हैं, या कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि हम उतर भी लेते हैं। तो
जब विनेश का मेडल का हुआ मुद्दा, जो ओलंपिक वाला था, वो बहुत दुर्भाग्य था विनेश का भी और देश का भी, कि उसका वेट थोड़ा सा वो रह गया, नहीं तो पदक के उसमें पहुंच गए थे और हो सकता था कि गोल्ड मेडल जीतते, इतिहास रचते, या सेकंड आते तब भी स्टीवन आते, फर्स्ट फीमेल बनती रेसलिंग में। तो अब विनेश के हस्बैंड, उनसे मेरी बातचीत हल्की है। एक आधी बार विनेश से मेरी बातचीत ऐसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हुई, क्योंकि वो थोड़े छोटे हैं, तो उनसे मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत इतनी ज़्यादा हुई नहीं। मगर मैंने जो एक ऑल ओवर करियर देखा है, तो विनेश फोगाट फीमेल रेसलिंग में, साक्षी मलिक है, विनेश है, तो ये बड़ी खिलाड़ी रही है कुश्ती में। तो अब उनका जो चुनाव लड़ना है वो उनका पर्सनल डिसीजन है, बाकी उनका डिसीजन सही है। एक आंदोलन जब चल रहा था शुरुआत में, वो सब कर रहे थे, फिर जो धीरे धीरे वो सारे पॉलिटिक्स वाले सारे आने लग गए, तो उन्होंने उन पहलवानों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो सही, वो मुद्दा गलत नहीं था, वो अपनी मांग के हिसाब से कर रहे थे कि भाई जब उनको गलत लग रहा है तो सही बात है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। फिर राजनीति वाले वो सारे आके वो बात करने लग गए, तो राजनीति वाले उनको लग रहा था कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो तो अपने आप को चमका रहे थे उनको यूज़ करके, वो गलत होता है। फिर वो मैटर इतना फिर बड़ा हो जाता है कि भाई ना उसमें से खिलाड़ी निकल पाता, ना उसमें से खेल निकल पाता, फिर उसमें से फिर ढेर सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो खेल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खिलाड़ी को भी और देश को भी। तो वो मुद्दा रेसलिंग को थोड़ा पीछे लेके गया, कुछ चीज़ें रुकी, कुछ नेशंस रुके, कुछ चीज़ें रुकी। हम ओलंपिक में 2-3 पदक आते, मुझे लगता है रेसलिंग में 1 पदक आ पाया। तो कई चीज़ें क्या होती है, जब किसी भी चीज़ की, मान लो गलत सही कौन है मुझे पता नहीं, मगर कोई भी चीज़ की जब थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो फिर ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और नेता का मतलब क्या था, नेता ताने, नेता का उल्टा क्या होता है, ताने, नेता ताने। हाँ। तो नेता बाप बेटे का नहीं होता, आपका मेरा काम होगा। but I love some politicians. अच्छा, कौन है? I love मोदी जी, I love लाल बहादुर शास्त्री जी, I love अटल बिहारी वाजपेयी जी, I love इंदिरा गांधी जी, तो I love अब्दुल कलाम जी। तो ढेर सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपने अनुसार मेहनत करके छाप। लेकिन अभी वाले पॉलिटिशियंस में आपने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया। अब इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तो पुराने नेता हो गए। अभी मौजूदा जो पॉलिटिक्स है उसमें तो खाली आपने मोदी जी का नाम लिया है। मोदी जी का कद इतना बड़ा कर लिया उन्होंने मेहनत करके, एक साधारण सा बच्चा। मोदी जी इंडिया के नेता थोड़ी हैं, वो तो वर्ल्ड के नेता हैं। मैं जो कई अच्छी मुझे बात लगती हैं, तो मैं जैसे राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो जो अच्छी बात लगती है तो मैं पसंद वो भी करता हूँ। क्या अच्छी लगती है राहुल जी के बारे में? कुछ वो ऐसी इनोसेंस में कुछ बातें बोल देते हैं, वो कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं। इनोसेंस वाली कुछ बातें। हाँ, ये व्यंग्यात्मक लग रहा है मुझे। नहीं, कहने बात ये कि जो भी अच्छी बात करता है वो बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे कोई भी नेता है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ आई लव केजरीवाल, कैसे बोल सकता हूँ? केजरीवाल जी चलो अच्छे नेता रहे होंगे, सीएम रहे हैं, मगर जैसे मोदी जी का जो स्थान है अभी फिलहाल राजनीति में, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, वो बड़ा है जी फिलहाल, समझ रहे हो ना। आगे जाके वो राहुल जी का स्थान वो बनता है तो हम राहुल जी को ऐसे पसंद करेंगे, दूसरे का बनता हम दूसरे को पसंद करेंगे। जैसे मैं फ़ैन रहा हूँ भगत सिंह साहब का, चंद्रशेखर आज़ाद का, मैं राजगुरु सुखदेव जी का, मैं सुभाष चंद्र बोस जी का। अब आप मुझे फ़ैन बना दो किसी दूसरे आदमी का, तो मैं कैसे कहूँगा कि मैं कहूँगा कि उसका योगदान भी है। हाँ। मगर मैं इनको एडमायर करता हूँ। तो मोदी जी के फ़ैन हैं आप? मतलब फ़ैन इन द सेंस यानी मैं पसंद करता हूँ कि भाई राजनीति में क्या होता है कि एक कद होता है एक नेता का, तो उन्होंने अपना कद इतना बड़ा बनाया कि भाई आप उसको, क्योंकि अपने हिंदुस्तान से बाहर कितने आदमी जानते हैं, बाहर कितने जाते हैं, 140-45 करोड़ की आबादी में 3-4-5 करोड़ मैक्स टू मैक्स। बिल्कुल। तब पता चलता है कि भाई देश कहाँ जा रहा है, देश कितना आगे है, क्या कुछ है। तो मुझे मौका मिलता है थोड़ा सा बाहर जाने का। पहले तो हमारे पासपोर्ट को देख के पता क्या बोलते, भूखे शहर तलाशी लो। आजकल इंडिया पासपोर्ट देखते तो ऐसा लगता है उनके दामाद हैं हम। कई देशों में जो पहले हमारे कपड़े उतरवाते थे, आज वो हमें शाल पहनाते हैं। तो फिर मुझे लगा ना कि भाई मोदी जी ने कुछ तो कमाल किया है, जो ये सारी चीज़ हो रही है। अब ऐसे जो ट्रंप है, वो ट्रंप को प्रेसिडेंट बनवाने मोदी जी का बहुत हाथ है। हाँ। क्योंकि जितने वहाँ पे बाहर वो सब रहते थे, बहुत प्रमोट किया। हमारे इंडियन का बहुत हाथ है। अब की बार ट्रंप सरकार कहा अब वो पगला गया तो क्या करें। और उनको पता नहीं, जब तक
जब दुनिया में परमाणु ये सब आए ना, ये सब हथियार की बात करें तो भारत महाभारत कर चुका था, वो जानते नहीं है। हम तो बहुत आगे हैं भैया। तो मैं ये नहीं कि जो अच्छे पॉलिटिशियन, जो अच्छे लीडर हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पसंद करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी को डिसलाइक करता हूँ, मगर मैं जैसे मेरे चार, मुझे ये मेरे जो मेरी ओरा में, जो मेरी जनरेशन में मैं बहुत छोटा रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी डेथ हुई होगी तब मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा ही नहीं है, क्योंकि उनके लड़के जो अनिल शास्त्री जी हैं, सुनील शास्त्री जी, उनसे मेरा परिचय अच्छा है, दोस्त हैं, एक उनमें से दोस्त है। तो समझ रहे हो ना, फिर योगदान पढ़ा मैंने उनका कि योगदान क्या था। ठीक बात। और मैंने हिस्ट्री से एमए किया है। अच्छा। एक्चुअली व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाली नहीं, हाँ। एक्चुअली में सब रहता, जो ढेर सारे आते हैं ना व्हाट्सअप पे, इस पे मैं सब जब देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। अब इस जो आपने जवाब दिया ना, इस पे भी आपको ट्रोल यही कह के किया जाएगा, मैं जानती हूँ कि अगर आप हमारा जो पासपोर्ट रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो वो गिरती चली जा रही है। देखो इस नंबर में ना तो मैं हेल्थ में जाता, ना पासपोर्ट में जाता, ना किस चीज़ में जाता। लेकिन ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है ना, कि पहले जब आप जाते थे तो उसी पासपोर्ट को देख के तलाशी ली जाती थी, और अब जब आप जाते हैं तो सम्मान होता है। हाँ, मतलब वो अब कई देशों में ऐसा है कि थोड़ी इज्जत मिलती है बहुत। तो मुझे पता नहीं कि पासपोर्ट कितना आगे कितना पीछे, वो विदेश मंत्रालय जाने और अधिकारी जाने और बाकी चीज़ जाने जी। अब मैं वो कैसे बता सकता हूँ? मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो इतनी तो मेरी आज़ादी है ना, व्यक्तिगत अनुभव में बता सकता हूँ। हाँ। तो बस जी। एक और मैं, क्योंकि हम पूरी कुश्ती की बात कर रहे हैं, तो एक और मुझे लगता है इंसिडेंट पे मुझे आपका रिएक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हम बात अगर सुशील कुमार की करें, क्योंकि वो इतने बड़े रेसलर, ओलंपिक में 2 मेडल उनके नाम, और ये कारनामा और करने वाले वो अकेले हैं भारत के खिलाड़ी। लेकिन उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में जो हुआ, जिस तरह से सागर धनखड़ की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा, आप बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से सुशील कुमार को जानते हैं। सुशील दोस्त रहे मेरे, हमने साथ में रेसलिंग की है। मैंने, सुशील ने, योगेश्वर ने काफ़ी जगह। और भी रेसलर छत्रसाल स्टेडियम में, दिल्ली पुलिस में था। हाँ। वहाँ से हम कुश्ती करने छत्रसाल में आते थे। और अब उनका करियर ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मैंने सुशील और योगेश्वर जितना मेहनती इंसान कोई देखा नहीं। उनको देख के बल्कि मैंने थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट किया, तो इतनी मेहनत करते दोनों। एक 60 kg में खेलता था, एक 66 kg में खेलता था। मैं ग्रीको रोमन खेलता 96 kg में। तो बजरंग बाद में आया, बजरंग बहुत छोटा था, तो बजरंग ने कुश्ती को चेंज किया डिफरेंट तरीके से। तो सुशील जैसा तो रेसलर मतलब हुआ ही नहीं इंडिया में। तो वर्ल्ड चैम्पियन, 2 ओलंपिक मेडलिस्ट और बाकी चीज़ें हुई। तो मैं ये कहता हूँ, समय बलवान है, समय बहुत बलवान है। समय ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ ऐसे इंसानों को एसोसिएट कर देता है जो इंसान आपके लिए सही नहीं होते। जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाली, जैसी संगत वैसी रंगत। वो एक समय का इंसिडेंट था कि वो चीज़ ऐसी हुई, और ये बहुत बुरा था। एक इंसान जो कुश्ती को जो पहचान दिला रहा है, फिर वही इंसान एक ऐसे अपराध में कन्विक्ट होता है जो डिफरेंट है। नहीं, पर उनकी संगत खराब हो रही है, ये आप लोगों को कभी पहले पता नहीं चला? नहीं जी, बात क्या है कि जब सुशील का सेकंड मेडल आया, मैं उससे कई साल पहले हम डिफरेंट हो गए थे। तो सुशील का 2008 का जो मेडल था, वो तब तक हम साथ थे, देखा मैंने वो। क्योंकि सुशील क्या था कि कुश्ती को सुशील ने पहचान दिलाई थी, और मैं कुश्ती को अखाड़े से 5 स्टार तक ले गया था। मैं शो करने लग गया, बाकी चीज़ें करने लग गया। सब हर जगह जाता है, वो रेसलर है जो उस शो में आया, इसने किया वो किया, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों के अचीवमेंट्स ये सब जानते नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो चलता रहता है। तो फिर मैं एक आधी बार बात होती तो अच्छा लगता, उससे बात हो रही है। फिर किसी ने जैसे उसको टोल रोड का ठेका करना, ये सब करना, उसको सजेस्ट किया, क्योंकि वो बहुत उस टाइम पे बहुत सीधा था। तो फिर बाद में क्या हुआ, बाद में चीज़ें क्या हुई, उसके बारे में फिर मुझे भी पता नहीं। लेकिन उस समय जो मीडिया में जितनी खबरें आई, उससे लोगों को ये मालूम चला कि पहलवानों के अंदर एक अलग गैंगस्टर वाली छवि भी होती है। वहाँ पर भी 2 अलग अलग गुट होते हैं, जैसे गैंगस्टर के 2 गुट होते हैं ना। तो उस समय यही खबरें आई कि पहलवानों के बीच में ये चलता है। नहीं, मैं बताता हूँ शालिनी जी, पहलवान कौन होता है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है। पहलवान में गुस्सा होगा ही नहीं, कोई गैंगस्टर वाली चीज़ होगी ही नहीं। मैंने तो पहलवानी की है। कोई मुझे गाली गलौज करता है तब भी मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं भैया। और जो किसी ने मेरे बारे में गलत ही बोलता हूँ ना, कोई मुझे बताता है कि वो गलत बोल रहा था,
भाई इतना बड़ा आदमी है, नाम ले दिया, ठीक है, कुछ कोई कह रहा होगा तो सुधार कर लेंगे। उसने बोला, उसको मेरे कान तक पहुंची, मैं लिया इन, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबको अपना अधिकार है कुछ भी बोलने करने का। आपको कोई बहुत से बोलेंगे आप सही हो, आप गलत हो, आप असली हो, आप नकली हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, तो 140-45 करोड़ की आबादी, सबकी प्रतिक्रिया होगी। मैंने जितने खिलाड़ी देखे, पहलवान देखे हैं, बहुत सज्जन देखे हैं। ये तो वो होते हैं जो थोड़े दिन पहलवानी करते हैं, फिर वो करके बदमाशी कर देते हैं, नाम पीछे पहलवान हो जाता है कि भाई वो पहलवान, तीसरा पहलवान, उस गैंग के पहलवान, नाम पहलवान जोड़ दिया, मीडिया ने पहलवान खराब कर दिया। घोसला फिल्म बनी, अरे 2 पहलवानों को बुला लेना, ये करना है। अरे भाई पहलवान तो कहाँ, आज तक मैं कभी तू तड़ा किसी से नहीं हुआ है। कोई आया होगा तो हमें कुछ कह के गया होगा, समझे जी। हाँ। मैं पहलवान, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, हर चीज़ की। मैं अपनी माँ बहन के साथ बड़ा हुआ हूँ, सबके साथ वो किया है। वो सुशीली बहुत शाय था, बहुत शरीफ था। मैं भी हैरान हूँ कि ये पीछे से सारी चीज़ ऐसी हुई। इंसान बदलता तब है जब उसके आसपास का वातावरण बदलता है। अब इस मामले में पूरी क्या है, अभी तो देखो क्या है कि वो कन्विक्ट हुआ है, सज़ा नहीं मिली है। तो सज़ा मिलता है तब इंसान अपराधी होता है, तब तक कन्विक्ट है कि भाई इसने मर्डर किया है, मर्डर के उसमें कन्विक्ट है। तो वो ये नहीं कि मर्डर उसने किया है या दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, वो अब वो पता चलेगा किसने किया। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सामने आ चुका हाँ, वो सामने आ गया कि जिसमें वो एक हाथ लकड़ी में उठाई रॉड दिख रहा है, है, हाँ। सब कुछ दिख रहा है। हाँ। तो वो कानून डिसाइड करेगा कि किसने क्या किया। आप और मैं तो मीडिया के उसके आधार पे हम बोल देते हैं कि भाई सब कुछ है, उसने वो कर दिया और ये नहीं किया, मगर वो कानून अपना फैसला सुनाएगा, जो करेगा। क्योंकि वो जज तो बहुत पढ़ लिख के बनता है ना। अब मेरे जैसा तो जो अनपढ़ इंसान है वो क्या क्या इस पे फैसला देगा। बुद्धिमान है वही फैसला दे सकता है। बहुत ज्ञान है आपके पास, आप ऐसे ना कहें कि मेरे जैसा अनपढ़ इंसान क्या कहेगा। हिस्ट्री से अभी आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया हुआ है। जी, वो मास्टर्स हिस्ट्री से इसलिए किया हुआ क्योंकि साइंस, कॉमर्स, ये सब मेडिकल, ये सब लेने का तो हम पढ़े लिखाई में इतने थे नहीं। हम तो स्टूडेंट थे, घर वाले पीटते थे पढ़ो। अरे पर मास्टर्स की डिग्री छोटी थोड़ी होती है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। मैं शिक्षित हूँ जी। मैं साक्षर नहीं, साक्षर होता डिग्री लेके आता है, शिक्षित होता है जो वैल्यूज़ के साथ बड़ा होता है। मेरे माता पिता ने वैल्यूज़ मुझे दिया है, मेरे गुरु ने वैल्यूज़ दी। वो हमें हर आपके वीडियो में दिखाई देता है। अब तो आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर आपको बड़े व्यूज़ मिल रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर, मैंने शुरू में ही अपने व्यूअर्स को कहा कि अब तो संग्राम सर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी जाने जा रहे हैं। एक और मुद्दा है सर जिस पे मैं आपका रिएक्शन ज़रूर चाहती हूँ। हमने रियो ओलंपिक के टाइम पे देखा था नरसिंह जी के साथ कि कैसे उन्होंने ये कहा कि डोप टेस्ट में मैं फ़ेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया था, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो क्या वाकई अंदर खाने ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि किसी खिलाड़ी के खाने में कुछ मिलाया भी जा सकता है? क्योंकि हमें तो यही पता है कि वो खाना शायद आप तक जब पहुंचता है और ख़ासकर ओलंपिक में तो वो बड़ी सारी निगरानी के बाद पहुंचता होगा। तो क्या ये संभव है, ऐसा हो अंदर चल रहा होता है ये चीज़ें भी? देखिए जी, नरसिंह भी मेरा बहुत खास दोस्त रहा है, अब भी मतलब टच में है, और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस में DSP है। अब उससे उसका प्रमोशन हो रहा, आगे वो एडिशनल SP बनने वाले हैं, और बहुत सज्जन इंसान रहे हैं। अब ये जो सारी चीज़ थी, मैं पढ़ता तो मैं भी हूँ। पहले तो क्या होता था कि पहले इंडिया में थोड़े प्रोटोकॉल उतने ज़्यादा होते नहीं थे, अब प्रोटोकॉल खूब हैं। अब बाद में जब वो टेस्ट हुआ खाने का या बाकी चीज़ों का, वो देखा मैंने भी, मगर उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि वो जो सोनीपत कैंप लगता था तो बालगढ़, यहाँ पे रेसलिंग कैंप लगता है। जब मैं रेसलिंग करता था तब हमारा पटियाला कैंप लगता था, पटियाला डिफरेंट उस पर। तो यहाँ पे बहुत फैसिलिटी हैं, यहाँ पे पटियाला से भी ज़्यादा फैसिलिटी है रेसलिंग के बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो वो क्या खाने का था, क्या वो प्रोसेस था, किसने मिलाया, क्या चीज़ें हुई, क्या उसके उसमें निकला, मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो 2 भाइयों के बीच में थोड़ा चल रहा था। मेरे लिए तो दोनों ही अपने भाई हैं। वो ट्रायल का मैटर चल रहा था सुशील का, नरसिंह का, बाकी चीज़ चल रही थी। तो मैं उसमें ना मैंने कुछ इतना बोला, ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया कि भाई कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। अखबार आप भी पढ़ते, अखबार मैं ही पढ़ लेता हूँ, तो बस मैं पढ़ के वो देख लेता था। पहले अखबार क्या होता था कि जी वो छप के बिकता था, आजकल कई बार बिक के छप जाता है। छपता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे हो रहे हैं, कुछ हो जाते हैं,
क्योंकि आजकल बड़े तेजस्वी इंसान हो गए, ओजस्वी इंसान हो गए, कोई भी खबर छाप देते हैं, कोई भी खबर कह देते हैं। तो वो डिफरेंट तरीका है, उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं पाऊँगा कि भाई क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, क्योंकि मैं उस जगह पे कभी मैं गया नहीं, मतलब मैं वो इंसिडेंट के बारे में तो पूछ ही नहीं रही आपसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि ओलंपिक की उस क्या टीम ये के संभावना होती है? मेरा सवाल तो ये है कि क्या इस चीज़ की संभावना होती भी है कि किसी खिलाड़ी को इतना डर के रहना पड़े कि मेरे सामने जो खाना आ रहा है वहाँ पे उसमें कुछ मिला के मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? जी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में सीएम और ये सब भी मारे जाते हैं। बेअंत सिंह साहब थे, बाकी और थे, कई हत्या हो जाती है ना। पीएम पे भी कई बार हमला हो जाता है, प्रेसिडेंट पे भी हो जाता है। ठीक बात। तो शालिनी जी, होने को तो पता नहीं क्या हो जाए, ना होने को कुछ भी ना हो। ठीक है ना। जब कहीं किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, कोई पीछे गाड़ी भी पीछे आ रही होती है, तो मुझे लगता है कि वही हैं पीछा कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। है। तो जो ये इंसानी शरीर है, इंसानी दिमाग है, इंसानी सोच है, ये चाहे तो जहाँ को जीत ले और चाहे तो कहीं भी बैठी रहे। तो इस बारे में हम क्या बोल सकते हैं। ऐसा कहते हैं मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो मेरे वो यंग व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, वो अगर ये समझना चाहें कि कुश्ती में हम पैसा कितना बना सकते हैं अगर इस फील्ड में हम आए, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? अब तो बहुत पैसा है भैया। कुश्ती में आओगे तो यानी पहलवान सबसे ताकतवर होता है। बॉक्सिंग में आपके पास ग्लव्स हो गया, जूडो में हमने कपड़ा पकड़ लिया, क्रिकेट में बैट हो गया, हॉकी में स्टिक हो गया, बैडमिंटन टेनिस में रैकेट हो गया। कुश्ती पहलवान सबसे ताकतवर क्यों होता है कि बॉडी को पकड़ के तब वो बॉडी कॉन्टैक्ट से दाव मारता है। कुश्ती में आने का फ़ायदा ये कि आप बहुत ताकतवर बन जाओगे, चाहे लड़का हो लड़की, कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा, सब आपसे डरेंगे भी, आप चाहे हम्बल रहोगे। और दूसरी बात ये है कि आप 100 साल के लिए हेल्दी हो जाओगे। स्पोर्ट्स हर बच्चे को करना चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हर माता पिता को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स करें ताकि वो नशे से, बाकी चीज़ों से दूर रहें, उनसे बचे रहें और हेल्दी रहें। तो मैं कह रहा हूँ खाली कुश्ती, जो भी आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, जो भी जिसके लिए आपका पैशन है, आप ज़रूर आइए, आप कोशिश कीजिए। स्पोर्ट्स में सक्सेस रेशियो 0.1 और 2% है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में आइए, आप मेहनत कीजिए। 145 करोड़ में से एक वेट में एक इंसान खेल पाता है, तो कंपटीशन तो है ना। हाँ। मगर वो आनंद उसी का, मज़ा उसी का है। तो भैया, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तन जितना घूमता रहेगा मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। तो इसलिए हमेशा अपने तन को घुमाते रहो और ज़्यादा नहीं सोचना भैया। ये छोटा सा दिमाग है, ज़्यादा 3-5 करेंगे ना तो 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे। इसलिए उतना ही सोचो, उतना ही बात करो, उतनी ही सब वो करो जो जितना अपना सही है। और किसी ने कुछ बोला, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है और क्या कारण से चल रहा है, उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, चल रहा, अच्छी बात है, चलने दो। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। परमात्मा ने किसी को बनाया, कुछ सोचा तो सोच के बनाया ना, तो क्या उसमें सोचना है, क्या पढ़ना है। शॉर्टकट का ज़माना है, स्टेरॉइड या नो स्टेरॉइड? स्टीरॉइड, नो स्टेरॉइड, इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं। नो स्टीरॉइड, ओनली दूध, घी, घर का बना हुआ खाना। क्या जो यंग एज में मुझे, क्योंकि मैंने एक पहले एथलीट थे उनका जब पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने ये बोला कि कोच खुद इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे तो डोप टेस्ट होता नहीं है, तो वो खुद कहते हैं स्टेरॉइड लेने के लिए ताकि आप जल्दी भाग सकें, आपके शरीर में जान आ सके। वो कोच उतने समझदार नहीं, नो सिखियाँ हैं। जो सही कोच होगा ना, एक कोच एक खिलाड़ी को, कोच माता पिता की तरह होता है, एक खिलाड़ी को फाउंडेशन तैयार करता है, उसको संभालता है, उसको पता नहीं कहाँ लेके जा सकता है। तो जो ये शॉर्टकट का रास्ता बना रहे हैं, उससे इंसान नहीं है, सही कोच नहीं। तो स्टीरॉइड कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स ही बच्चों को 15, 16, 18 साल तक तो दूर रखना चाहिए। देसी खाना खाना चाहिए, देसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अब मेरे पॉडकास्ट में हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ सर, टेक ऑफ हम पहले करते हैं, फिर हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रैश लैंडिंग हुई नहीं है आज के पॉडकास्ट में, ये मैं लकी रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना विदेशी कोच और देशी कोच को लेके भी एक बहुत लंबा डिस्कशन हमेशा से चलता रहा है। मैंने कुछ चीज़ें जो नोट डाउन की है, मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊँ सर, कि
2019 में जापान के शोको करके जो कोच थे उन्हें जब हम लेकर के आए तो फिर ये कहा गया कि वो भारतीय पहलवानों के हिसाब से नहीं सिखा पा रहे हैं। इसके बाद एक बार और 2021 टोक्यो ओलंपिक के पहले लिथुआनिया के कोच को हम लेकर के आए थे, तो तब भी ऐसे ही बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई विदेशी कोच की ज़रूरत क्यों है, वो हमारे हिसाब से नहीं समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं। बावजूद इसके हम विदेशी कोच को लेके आते हैं और उनको, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, आप बताएंगे कि जो हमारे देसी कोच होते हैं ना, उनसे ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उनसे ज़्यादा फीस मिलती हैं। तो क्या ओलंपिक में मेडल लाने के लिए हमें विदेशी कोच की ही ज़रूरत पड़ेगी? देखिए क्या होता था कि हमारे कोच की उतनी इंग्लिश या उतनी समझ थोड़ी सी नॉर्मल होती थी। अब हम सोचते थे रशियन कोच आ जाए। रशिया में रेसलर बहुत बड़े हैं, मैं भी गया था कभी रशिया ट्रेनिंग करने, अपने पैसे से बाइक बेच दी, आपसे पैसे लिए, उससे पैसे लिए, उस टाइम पे गए थे हम भी। हाँ। तो रशिया में उनका चीफ कोच पता है कौन होता है? जिसका कभी नेशनल मेडल नहीं होता। वहाँ पे ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बहुत हैं। हाँ। तो मैं हैरान था कि भाई इनका चीफ कोच ऐसा है क्यों है कि जो कोई इतना बड़ा चैंपियन नहीं है। बोले जो चैंपियन आ गया ना तो वो इन पे थोपेगा कि मैं दाव मारता था, ही करता था। उनका टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। ये नया वो फायर देखेगा, इन पे थोपेगा नहीं कि भाई जो मैं नहीं कर पाया तो ये कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोच बाहर का हो या इंडियन हो या चैंपियन हो। कोच, साधारण कोच भी एक बच्चे को ओलंपिक चैंपियन बना सकता है अगर उसको समझ है, पूरी नॉलेज है। और एक तुर्रम खा कोच एक बच्चे को चैंपियन से डाउन भी कर सकता है अगर वो ईगो में है। तो बाहरी कोच का फ़र्क क्या होता था कि वो टेक्निक या कुछ नई चीज़ें ऐसी आती थी कि भाई उनसे होता था कि हम उनसे सीख सकते हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी हमारे हिंदुस्तान में भी ढेर सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कोच हैं जो बच्चों को बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हाँ, आप कुछ समय के लिए उनकी सेवा लेनी, मदद लेनी है तो ले सकते हैं। तो रशियन कह रहे थे कि 8-10 साल में से कोच रखते हैं। वहाँ पे कहा होता कि बम की फायर ख़त्म हो जाती है तब, क्या नहीं 8-10 साल में ख़त्म हो जाती, फिर इंडियन उसको हायर कर लेते थे। अच्छा। कि भाई रशियन कोच है और वो अपना सब कुछ वहाँ दे के आ चुका है। तो फिर यहाँ पे आता था उस टाइम। एक बार मुझे याद, एक पोलैंड का कोच आया, चीफ कोच था हमारा ग्रीको रोमन का। तो हमारा खाना देख के हमें तो खाना अच्छा लग रहा था भाई, वहाँ पनीर वनीर सब मिल रहा था पटियाला में, क्योंकि हम वो कह रहे थे खाना कुछ नहीं है तो ज्वाइन डिश हो जाएगा इन सबको। तो 3 टाइम से ट्रेनिंग 2 टाइम पे ले आया हो। हाँ। तो उस टाइम की बात अलग थी कि भाई ये रखते हैं। तो बाहर के कोच का अनुभव भी आप ले सकते हैं, इंडियन का भी ले सकते हैं, बाहर ट्रेनिंग करने जाएं। मगर हिंदुस्तान में भी कोचों की, खिलाड़ियों की कमी है नहीं, अगर आपको अच्छा करना है तो। आप प्रेफर किसे करेंगे, इंडियन कोच? मेरा मानना ये कि कोच समझदार इंडियन कोच आप रख सकते हैं, साथ में उसका असिस्टेंट या कुछ एक बारह कोच भी रख सकते हैं ताकि आपको मिश्रण मिलता रहे। चीफ कोच आप इंडियन रखें तो बेहतर रहेगा। हाँ। वो सारे बच्चे उसकी भाषा सीख पाएंगे, उसे कनेक्ट कर पाएंगे एज कम्पेयर बाहर के कोच के मुकाबले। अब चलते चलते अपनी तरफ से कोई एक टिप आप मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अब आप उन्हें मोटिवेट करेंगे या आप हेल्थ कोच के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो आप उनको हेल्थ की टिप देंगे। ये मतलब ऑल अप टू यू, आप जो भी बताना चाहें। एक हेल्थ की टिप दूंगा सबको, बड़ी अच्छी, मैं हर जगह देता हूँ। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। आप फिट हो गए हैं। आपको एक चैंपियन बनने के लिए या स्वस्थ बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि इतना प्रोटीन खाओ, इतना ये खाओ, इतना वो खाओ, ये मल्टीविटामिन, ये कार्बोहाइड्रेट। खुश हो गया अगर आप सूखी रोटी प्याज भी खाते हो तो भैया संसार का सबसे बेहतरीन खाना खा रहे हो। और हमेशा खुश रहो, खुशियाँ दो, वो मैटर करता है। हमने पैसे कमा लिए, हम बड़े बन गए, सब कुछ हो गया और हम फिर भी बेचैन हैं ना, तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं, हम अनसक्सेसफुल हैं। अगर हम खुश हैं और हम फुटपाथ पे बैठे हैं, दुनिया वाले नज़रों में हम इतने बड़े नहीं हैं, मगर हम सफल हैं क्योंकि हम पीस ऑफ माइंड के साथ रह रहे हैं। तो ज़िंदगी में सफलता असफलता कुछ नहीं, आपको बस प्रयास करना है। ज़िंदगी में कभी वो नहीं करना है। ज़िंदगी सिर्फ सीखने का नाम है। और एक बहुत से बोलते हैं ना कि ज़िंदगी टफ है, कुछ नहीं है, बहुत एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करते रहो इसमें आगे बढ़ने की, प्रयास करने की। मैं मानता हूँ कि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग करता हूँ, इतना टैलेंट है नहीं। अब एक बड़े रिनाउंड एक्टर के साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो अच्छी फिल्म है, मतलब मेरा उसमें नोटेबल रोल है, मैं बड़ा नहीं है, स्पोर्ट्स की है। तो आप हर फील्ड पे जाओ ना तो एक अपने आप को खाली गिलास करके जाओ, खाली बर्तन करके। भरा हुआ बर्तन करके अगर हम कहीं भी जाएंगे किसी फील्ड में, चाहे हमें सब कुछ पता है, तो हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। सीख हम अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी सीख सकते हैं, गधे से भी सीख सकते हैं, कौवे से भी सीख सकते हैं,
और किसी बड़े मेंटर से भी सीख सकते हैं। तो भैया सीखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो। परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट तो भगवान राम भी नहीं था, कृष्ण भी नहीं था, आज वो चीज़ें हैं। और एक याद रखना कि हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो अपने आप को पहचानो, फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आपको पहचानता है, जानता है या क्या कुछ कहता है। और शीशा बड़ा कमज़ोर है मगर वो सच दिखाने से नहीं डरता। आईना बहुत कमज़ोर होता है, टूट जाता है। तो ज़िंदगी में जब भी कोई बात आपके स्वाभिमान के लिए आए तो उसके लिए अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें, ज़रूर बात करें कि भाई ये आपका हक़ है। और फिर कह रहा हूँ एक बार दोबारा से, लाइफ इज़ ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जो दिल करे वो खाना खाओ, जब दिल करे आप सो, जब दिल करे पानी पियो, ये नहीं करना वो नहीं करना। लाइफ को अहम में नहीं जीना है, ये करना जो दिल करे वो करो। बस बशर्ते जिससे आप खुश रह रहे हो काम करना चाहिए। किसी दूसरे को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करना वो पाप है। तो अपने लिए जो आपको लगता है वो अच्छा करो, खुश रहो, खुशियाँ दो। कहते हैं ना कि फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू रही जाती है। हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो बस करते रहो। एक इन्फॉर्मेशन मैंने व्यूवर्स को नहीं दी आपके बारे में। आपने अभी जैसे ही बोला कि आप एक फ़िल्म कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको तो ऋतिक रोशन ने खुद एंकर किया है, उसमें ऋतिक रोशन ही हैं। और एक और बात मैंने अपने व्यूवर्स को नहीं बताई कि आपने बहुत सारे बच्चों को गोद ले रखा है। कितने 150 के करीब? जी, मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ, करता परमात्मा है। अब हमारी 175 बच्चों की फैमिली हो गई है, जिसमें 90 लड़कियाँ हैं, 85 लड़के हैं। हाँ। और जो मैं 1 रुपया कमाता हूँ उसके 10वां हिस्सा उसमें डाल देता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं मांगता और उसका एक आनंद अलग है कि भाई मैं जरिया बन जाता हूँ। कभी मेरे पास जूते नहीं होते थे या बाकी चीज़ नहीं होती थी तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर हम किसी की सरकारी स्कूल के साथ में काम करता हूँ, वहाँ पे फीस माफ़ ना के बराबर होती है, तो यूनिफॉर्म, कॉपी, किताब, जूते, उसमें 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये में एक बच्चा पूरे साल के लिए पढ़ लेता है। इतना तो हम एक टाइम होटल में खाना खा जाते हैं। तो करके देखिए आप सबको भी। ज़िंदगी में 2 ही रास्ते हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। और अपने लिए तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब जीते हैं, किसी के लिए कुछ जी गए तो भैया ज़िंदगी है। और पता है क्या है कि हमेशा खूब मेहनत करो, अपना करियर बनाओ। जब आप अपने करियर पर पहुँच जाओ फिर दूसरों की मदद करो, जरिया बनो। दिस इज लाइफ। ये फैमिली अभी और आगे बढ़ेगी। 175 बच्चों की जो फैमिली है, ये आप और आगे गोद लेते जाएंगे बच्चे और बड़ा परिवार? जी, हर साल ये बढ़ता है। किसी ने बोल दिया कि बच्चे जितना सक्षम होते हैं, हमने कई घर बनवाने का जरिया बने, कुछ मेरे दोस्त भी इसमें आए हैं। हाँ। और अब एक फाउंडेशन के तहत हम एंटी टबाको कैंपेन पे अब मैं काम करने वाला हूँ। मैराथन लेके आएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। तो बाद में एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। हाँ। तो अभी उसमें एक टीम बन रही है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकेला चना तो बाढ़ कैसे फोड़ सकता है। हाँ, ठीक बात। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इनको खिलाड़ी बनाना है। इसमें बच्चे हैं जो पहलवानी सीखना चाहते हैं। कुछ लड़कियां हैं जो, कुछ लड़कियां तो MBBS तक पहुंच गई हैं। अरे वाह। जो जिनको पहले हम जरिया बने थे। हाँ। कुछ हैं जो आगे हैं, कुछ उसके हिसाब से अभी स्पोर्ट्स की उसमें आए नहीं, एकेडमी में या बाकी उसमें मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बिजी रहता हूँ, भागा दौड़ी में रहता हूँ। तो आगे मौका मिला तो हम स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो देश के लिए पदक लेके आए। हाँ, उन्हें आपकी जब ट्रेनिंग मिलेगी, जब थोड़ा सा मुझे पता है कि भाई मैं कोच अच्छा बनूंगा, क्योंकि मैंने सारी बारीकियाँ बहुत देखी हैं। हाँ। खिलाड़ी तो शायद उतना अच्छा नहीं बन पाया, मगर कोच अच्छा ज़रूर बनूंगा, परमात्मा ने चाहा तो। हाँ। तो कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आप, मैंने शुरू में ही कहा था कि आप जिस फील्ड में उतरे, जहां संग्राम किया, वहां झंडे गाड़ दिया आपने। वो चाहे सोशल फील्ड है आपका, मॉडलिंग भी आप कर ही चुके हैं, तो माशाल्लाह फिट भी आप ही हैं। वो भी घी खाते हुए, शक्कर खाते हुए, मिठाइयाँ खाते हुए, दूध पीते हुए, मतलब ये बड़ी गेहूं खाते हुए, मिलेट खाते हुए, मिलेट खाते हुए। हाँ, ये बहुत हैरानी भरी बात है और मुझे लगता है ये हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। हम और कुछ नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये चीजें जरूर अडॉप्ट कर सकते। दिखा रहा हूं आपको, देखो। हाँ प्लीज। जब आप प्राणायाम करते हैं ना तो आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा। योगा प्राणायाम वर्कआउट करते हो तो आप इतने मजबूत बन जाते हो। हाँ। जो ये इसके बाद खाना खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, प्रोटीन शेक पियो, इनसे आप बाहर निकल जाते हो। पी लो प्रोटीन। मैं कहता कि कोई चीज़ गलत है, मैंने भी कई तो बड़ी कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर शायद और बन जाऊँ। हाँ।
रोजी रोटी खानी है, मगर ठीक है भाई प्रोटीन पियो, मगर वर्कआउट भी करो उतना। प्रोटीन मल्टीविटामिन खराब नहीं है, मगर उतना वर्कआउट तो कर लो। कोई दीवार पे चढ़ रहे हो, आपको कोई थोड़ा पुश कर सकता है, तभी तो मदद मिलेगा ना। हाँ। मगर भैया भारतीय आहार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आजकल गोली डिब्बे खा लेते हैं और वो अपने आहार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, गलत बात है। और खाली पेट कोई डिब्बे वाला सामान नहीं खाना है, कोई भी। अच्छा। चाहे वो मैं बेचूं, हाँ। चाहे कोई मेरा भाई बेचे, चाहे कोई बहन बेचे, खाली पेट नेचुरल खाना खाओ। एक और सवाल मुझे लग रहा है मेरा रह गया था, माफ़ी के साथ मैं वो सवाल ले रही हूँ। ये बिल्कुल अलग है, अभी जो ज्वलंत मुद्दा देश का है उससे जुड़ा हुआ है। पहले इलेक्शन कमीशन को लेके बहुत आरोप लगाए गए, फिर उसके बाद आपने देखा होगा ईवीएम को लेके बहुत आरोप लगाए गए। वोट तो आप देते हैं ना, इलेक्शन में वोट तो देते हैं? अरे बाबा, मैं विदेश से आ जाता हूँ वोट देने के लिए, है ना। तो आपने जितनी बार भी वोट दिया है, आपको पूरा ये दृढ़ विश्वास है आपके वोट के ऊपर कि जिसे आपने दिया उसे ही गया? 2000%। जिसको मैंने वोट दिया उसी को गया है, दूसरे कैसे जा सकता है? कोई डाउट मन में कि मैंने दिया किसी और पार्टी को और गया किसी और पार्टी को? बिल्कुल भी डाउट नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं वो बटन दबाता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर जिसका चुनाव चिन्ह है, जिसको मैं वोट देता हूँ वो जलता है, वो फिर उसको वोट जाता है। अंदर ही अंदर उस मशीन में कुछ कर दिया गया हो, हैक किया गया हो? कैसे हो सकता है भाई? आज के ज़माने में कैसे पॉसिबल है? देखो, जो नेता में पक्ष विपक्ष होता है ना, पति पत्नी होते हैं। वो पति कुछ बात कहेगा, पत्नी को मालूम वो उसका विरोध करना है, पत्नी कुछ कही, पति को उसका विरोध करना है। हाँ। खासकर पत्नी को विरोध करना होता है। तो वो क्या है कि वो जब वो अपने धरातल पे काम नहीं करेंगे, कोई मुद्दा बना लेंगे, उसका फ़ायदा क्या है? आप अपने इतना अपना वजूद खड़ा कर दो कि भाई आपकी कुछ भी हो जाए, आप कैसे हार सकते हो? तो ये मशीन का इसका ये सब, तो आज के ज़माने में हम 21वीं सदी में बैठे हैं। शालिनी जी, कैसे सब हो सकता है? जो आम इंसान है बेचारे, उनको पता नहीं कि भाई ये वोट वहाँ चला गया, वो चला गया। भैया ऐसा कहीं कुछ नहीं जाता है, सब बटन दबाते हैं उसी को जाता है। हाँ, पहले वो वैसे पेटी वाले वोट डालते थे ना, उसमें पेटियाँ चोरी कर ली, बिहार में हमने देखा, वहाँ पे देखा, तो गड़बड़ हो सकती थी उसमें। हाँ। इसमें कहाँ से गड़बड़ होगी भैया? ये तो चीज़ें वो जो आपके सामने है, कंप्यूटराइज्ड है। अब विपक्ष कह रहा है कि पूरी वोटर लिस्ट जो है, जो वोटर्स हैं, उस लिस्ट को ही मैनिपुलेट कर लिया गया है जीत के लिए। वो भैया विपक्ष जाने, पक्ष जाने, बाकी वोटिंग में इसमें कोई गड़बड़ होता नहीं है। मशीन है ये बहुत। मैं जिसको वोट डाला, मेरे कैंडिडेट कई बार हारे हैं और कई बार जीते भी, जिसको मैंने वोट डाला है। हाँ। और पता चला एक बार तो 56 वोट से जीता था। मैं बाहर से आता, मैंने कहा देखो भैया, मेरा भी एक वोट काम कर गया इसको। तो हाँ। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई वो जो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है, जस्टिस से बड़ा, तो मैं क्या बोलूँगा उसके बारे में? ठीक बात। अब मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल। तो जी, हम किसी को ज़बरदस्ती तो कोई मना नहीं सकते, ना कह सकते। एक पुरानी कहावत है, फकीर कभी संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, असली देसी घी कभी बनी दुकान पे नहीं मिलता। क्या बात है। हाँ। तो क्या है कि जो धरातल, जो जब तक नेता कोई धरातल नहीं जानेगा ना, वो भारत पे राज नहीं कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई कितनी कर लो, पढ़ाई लिखाई क्या, मेरे को लेके बात, पढ़ाई लिखाई रही कोई इंडिया में, भारत में? पढ़ाई लिखाई पहले होती थी, गुरुकुल ये सब होते थे। मैं थोड़े दिन पढ़ा हूँ। अच्छा। तो सरकारी स्कूल से लेके, तो भैया आप धरातल पे काम करो, चाहे कोई पार्टी है तो आप काम करोगे। आपको पता नहीं कि गेहूँ के टाइम आप बाजरा बोओगे, बाजरे के टाइम में ज्वार बोओगे, तो फसल खराब हो जाएगी। समझे ना? तो हर चीज़ का मौसम होता है। तो धरातल पे काम करो, और काम करो, आपस में लड़ने की बजाय यूनाइट होकर काम करो, तो क्या पता आपकी पार्टी जीत जाए, आप खुद भी जीत जाओ, दूसरा भी जीत जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है ना? याद रखना, कोई भी है, चाहे सत्ता वाले हैं या विपक्ष वाले हैं, पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है। इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो हम लाट साहब नहीं हैं, उस हमने संबोधन का प्रतीक है। ये मत सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ, गलत बात है। कोई शहर का एसपी, डीसी या कोई दूसरा वो आपके काम को मना करता है, तो आपको आपकी पावर का पता नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम उनको सैलरी तब पा रहे हैं जब हम टैक्स दे रहे हैं। पीएम साहब भी तब सैलरी पा रहे हैं जब हम टैक्स दे रहे हैं। तो भैया वी आर बॉस। तो अपना मतदान जरूर करो, वोट जरूर डालो। वोट नहीं डालोगे ना, फिर फालतू ही बात करोगे, ये हो गया वो हो गया, फिर वो गलत बात है।
सबसे जो आपका हक है मतदान है, मतदान करो। थैंक यू सो मच सर, लोगों को इतना जागरूक करने के लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। भविष्य में भी जितनी भी आपकी योजनाएं हो वो सब सफल हो और आप ऐसे ही लोगों के लिए एक आदर्श स्थिति और एक आदर्श के तौर पर हमेशा जाने जाते रहे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। शुरुआत में तो लगा था कि शालिनी जी आज बहुत क्लास लेने वाले हैं। वो पत्रकार की तरह पूछ रहे थे कि ये असली ये नकली। अब भैया असली नकली कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएं। सबका अपना भी होता है काम करने का। ठीक बात। तो ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू जी।